everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dayma. Welcome you all. आज की वीडियो है Aphorism नंबर 71 पर. As I have told you earlier कि 71 Aphorism एक न्यू कंसेप्ट की शुरुआत है. डेफिनेटली एक न्यू कंसेप्ट की शुरुआत है क्योंकि इसके बाद से हम वो चीजें पढ़ेंगे जो डॉक्टर हैनेमन हमें 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करके बता रहे हैं. इसे हम 3 पॉइंट ऑपरेशन कह सकते हैं, जिसमें कि 3 पॉइंट्स आज हमें Aphorism नंबर 71 में डॉक्टर हैनेमन ने बताए हैं. While dealing with a patient हमें ये 3 पॉइंट पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है और ये 3 पॉइंट ही पूरी आगे की ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को कवर करते हैं. तो ये क्या है 3 पॉइंट, ये हम पढ़ेंगे Aphorism नंबर 71 में. आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. आज एक व्यूअर का, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन भी मैं लेने वाली हूँ जिनका नाम है संजय साहू. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन. प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू हिट द लाइक बटन. लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच कि आप दिन पर दिन मेरे काम को सराहा रहे हैं एंड यू आर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग माय वर्क. थैंक यू सो मच. चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. संजय साहू जी का क्वेश्चन था, किसी माइजमेटिक रेमेडी या नोसोड को लेने के बाद इंटरकरेंट रेमेडी कितने गैप में ले सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर माइजमेटिक या नोजोड कोई भी लिया है, एंटी माइजमेटिक ड्रग अगर लिया है और नोजोड अगर लिया है, तो इंटरकरेंट मेडिसिन जो है वो कम से कम 2 हफ्ते रुक कर लेनी चाहिए. कम से कम मैं बता रही हूँ 2 वीक्स का गैप होना ही चाहिए. एंटी माइजमेटिक ड्रग के तुरंत ही बाद इंटरकरेंट नहीं देनी चाहिए. इंटरकरेंट का मतलब ये है कि 2 कोई भी मेडिसिन के चुनाव के बीच में आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं जो उसके एक्शन को बूस्ट करेगी और केस को अपने क्योर तक लाने में और हेल्प करेगी. तो इंटरकरेंट का एक स्पेसिफिक गैप होना चाहिए, जिसे मिनिमम मैं एटलीस्ट 2 हफ्ते रखती हूँ. 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा का गैप जो है आप रख सकते हैं. आगे इन्होंने पूछा है उसकी पोटेंसी उस रेमेडी से लो होगी या हाई, मतलब जो एंटी माइजमेटिक ड्रग इन्होंने सिलेक्ट की है, जो नोजोड इन्होंने सिलेक्ट करके दी है, उससे हाई पोटेंसी में इंटरकरेंट लेनी है या उससे लो पोटेंसी में इंटरकरेंट लेनी है. इंटरकरेंट मेडिसिन जनरली लो पोटेंसीज में नहीं दी जाती है. इंटरकरेंट मेडिसिन या तो मीडियम पोटेंसी होंगी या हाई पोटेंसी होगी. आपने एंटी माइजमेटिक या नोजोड किसी भी पोटेंसी में दिया हो, लेकिन इंटरकरेंट रेमेडी जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो या तो मीडियम पोटेंसी होनी चाहिए या फिर वो हाई पोटेंसी होनी चाहिए. सो दिस वाज द क्वेश्चन. नाउ वी बिगिन विद Aphorism नंबर 71. As it is now no longer a matter of doubt that the disease of mankind consists mainly of the group of certain symptoms. तो अब ये बिल्कुल भी डाउट का विषय नहीं रह गया है कि कोई भी मैनकाइंड में होने वाली कोई भी डिजीज या बीमारियां जो है वो सर्टेन सिम्टम्स का एक ग्रुप है एंड मे बी एनहिलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्थ बाय मेडिसिनल, और उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, हेल्थ में वापस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है बाय मेडिसिनल सब्सटेंसेज, बट ओनली बाय सच एज आर केपेबल ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूसिंग सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम. लेकिन कैसे मेडिसिनल सब्सटेंस होने चाहिए जो कि केपेबल ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने की, क्या प्रोड्यूस करने की, सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम, सिमिलर स्ट्रॉन्गर डिजीज सिम्टम क्रिएट करने की केपेबल होने चाहिए. एंड सच इन द प्रोसेस इन ऑल जेन्युइन क्योर्स, जो कि जेन्युइन क्योर्स में देखते हैं हम. हेंस ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग इज कॉम्प्रोमाइज इन फॉलोइंग पॉइंट्स. तो 3 फॉलोइंग पॉइंट्स में ऑपरेशन ऑफ क्योर है. जैसे 3 पॉइंट ऑपरेशन कह रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ क्योर कह रहे हैं. पहला पॉइंट है, हाउ इज द फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज. क्या वो आवश्यक नॉलेज है फिजिशियन के पास जो होनी चाहिए, जो कि क्योर करने के लिए, एक डिजीज को क्योर करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है. ये नॉलेज है डिजीज की नॉलेज. जब तक हमें डिजीज की नॉलेज नहीं होगी प्रॉपर, तो फिजिशियन को जब डिजीज को क्योर करना है तो सबसे पहले डिजीज की नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि हम पढ़ेंगे Aphorism नंबर 72 से हम पढ़ेंगे 104 तक. और उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, हाउ इज ही टू गेन अ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट अडेप्टेड फॉर क्योर ऑफ द नेचुरल डिजीज, द पैथोजेनेटिक पावर्स ऑफ द मेडिसिन. तो अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या वो नॉलेज कौन सी है, वो नॉलेज कैसे गेन करेंगे, कौन सी नॉलेज, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं. क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम, मेडिसिन यूज कर रहे हैं. तो मेडिसिन में जो पैथोजेनेटिक पावर्स है वो, उसमें क्या शक्तियां हैं, उसमें उसका सारा नॉलेज, मतलब कि मेडिसिन की नॉलेज. और मेडिसिन की नॉलेज हमें कैसे मिलती है, ड्रग प्रूविंग से. तो ड्रग प्रूविंग हम पढ़ते हैं Aphorism नंबर 105 से 145 तक. थर्ड पॉइंट है, what is the most suitable method of employing these artificial morbific agents for the cure of natural disease. सबसे सुटेबल मेथड कौन सा होता है इन आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स, दैट मीन्स इन मेडिसिन को एम्प्लॉय करने का.
सबसे ज्यादा गुड मेथड क्या है अगर हमें नेचुरल डिजीज को क्योर करना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेडिसिन का प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, और इसे हम पढ़ते हैं अफॉरिज्म नंबर 146 से 285 तक। हम प्रॉपरली दवाइयों को देना कैसे है पूरी ऑर्गेनॉन में, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट अफॉरिज्म से हम करेंगे क्लासिफिकेशन, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से क्लासिफिकेशन एक ऑर्डरली वे में बता देती हूँ कि जो डिजीजेस है उन्हें दो क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरीज में, अक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। अक्यूट डिजीज अगेन 3 तरह के होते हैं, उन्हें 3 में क्लासिफाई किया गया है, इंडिविजुअल, स्पोरैडिक एंड एपिडेमिक। एंड उसके बाद हम बात करें क्रॉनिक डिजीज की, तो अगेन क्रॉनिक डिजीज को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, दूसरा है iatrogenic क्रॉनिक डिजीज एंड तीसरा है ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज। तो ये है कैटेगरीज जिनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे आगे के आने वाले अफॉरिज्म्स में। आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। Please hit the like button. Please subscribe to my channel. Thank you so much.